हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज 26 फरवरी और महाशिवरात्रि का दिन है। मार्केट था बंद, तो मार्केट की बात तो क्या ही करेंगे, पर कुछ न्यूज़ फ्लोज है, कुछ ऑर्डर्स है, कुछ प्रोडक्ट लॉन्च है, उनकी बात ज़रूर होगी आज। और सबसे पहले बात होगी कुछ आईटी डिपार्टमेंट की ओर से कई लोगों को एक नोटिस भेजा जा रहा है। तो वहाँ पे ये नोटिस उन लोगों को गया हुआ है कि जिन्होंने अपने अकाउंट से विड्रॉल कम किया है। तो उनसे गवर्नमेंट ने माँ पूछा है कि भाई आप कितना खाते हो, आपका दाल राइस का खर्चा बताओ, आप कितना कपड़ा लेते हो वो बताओ, शूज़ कितना पहनते हो वो बताओ, आप पॉलिश कितना करते हो वो बताओ, हेयर कट कितनी बार कराते हो वो बताओ। तो ये ऐसी बात हो गई कि इनको कुछ है कुछ नहीं, इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी लाडली बहना योजना के लिए इन्होंने जो अंड शंड वादे किए हैं ना, तो उनको पूरा करना है और कैसे भी करके पैसा निकालना है। तो पैसा निकलवाने के लिए सबसे 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 आसान तरीका क्या है कि मारो टैक्स पेयर को। जिधर से भी जिधर जब भी गवर्नमेंट को कोई ना कोई फंड की ज़रूरत होती है, तो क्या करते हैं, टैक्स पेयर को मारो, सीधी बात है। तो यहाँ पे भी यही पैसा निकालने का एक तरीका ये और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और हाँ, ये आपको पता नहीं मुझे ये कितना जेन्युइन है क्या नहीं, पर हाँ ये चल रहा है, सोशल मीडिया पे सुबह से ही फैला हुआ है, कई बहुत डिस्कशन चल रहा है इस पर। तो आपको भी मिल जाएगा डिटेल में, ठीक है। और आगे बात करेंगे तो अवंटल अवंटल की बात करेंगे तो इनको एक ऑर्डर मिला हुआ है। तो अवंटल को जो ऑर्डर मिला हुआ है वो है 1.64 करोड़ का ऑर्डर मिला हुआ है इनको, और वो ऑर्डर मिला हुआ है लार्सन एंड टुब्रो की LNT की ओर से। इनका कुछ सेटकॉम सिस्टम करके कोई प्रोडक्ट है, उसका सप्लाई का ऑर्डर है। और वारी एनर्जीज़, तो वारी एनर्जीज़ को ऑर्डर मिला हुआ है वो है आदित्य बिरला रिन्यूएबल लिमिटेड की ओर से। और ये ऑर्डर है 410 यानी कि 410 मेगावाट सोलार PV मॉड्यूल सप्लाई करने का ऑर्डर है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे तो अदानी रिन्यूएबल्स को एक काफ़ी बड़ा ऑर्डर मिला, काफ़ी बड़ा बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये ऑर्डर जो है ना वो 40 साल का ऑर्डर है, 40 साल, 40 ईयर्स। और ये ऑर्डर जो है वो इनको मिला है उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, UPPCL की ओर से। और ये इनको जो ऑर्डर है वो है 1250 मेगावाट एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी फ्रॉम पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट्स की ओर से, प्रोजेक्ट के लिए। तो ये पर मेगावाट की वैल्यू जो बनती है ना वो है 76,53,226। तो आप इसको 1250 के साथ मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपको ये अमाउंट बन जाएगा, आपका ये अमाउंट आएगा 956 करोड़, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा ऑर्डर है, काफ़ी बड़ा ऑर्डर है। और ये ऑर्डर ऐसा नहीं है कि आपको 956 करोड़ 1 ईयर, एक साल के लिए आएगा, ये आपको कंटिन्यू 40 साल तक आता जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे तो रेलटेल, तो रेलटेल को यहाँ पे दो ऑर्डर मिले हुए हैं। तो एक ऑर्डर है जिसकी वैल्यू बनती है 111 करोड़, और ये भी ये उनको ऑर्डर मिला हुआ है साउथर्न सेंट्रल रेलवे की ओर से, और दूसरा ऑर्डर भी वहीं से आया हुआ है, पर उसकी वैल्यू थोड़ी कम है। वो ऑर्डर की वैल्यू है 56 करोड़, पर एंटिटी सेम है दोनों, साउथ सेंट्रल रेलवे की ओर से ही। उसके बाद बात करेंगे DCX सिस्टम्स की। तो इनको ऑर्डर मिला हुआ है वो है 4.79 करोड़, और ये ऑर्डर जो जहाँ से मिला है वो कंपनी का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि अपना BEL। उसके बाद बात करेंगे ध्रुव कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये नवी मुंबई बेस्ड एक PMC बोलते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस का। तो इनको भी दो ऑर्डर मिले हुए हैं। तो पहला ऑर्डर जो मिला हुआ है ना वो है एंटिटी यहाँ पे भी सेम है, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से मिला हुआ है, पर प्रोजेक्ट अलग अलग है। तो ये जो फर्स्ट प्रोजेक्ट की बात अपन करेंगे तो ये वेस्ट बंगाल में है, और इसकी वैल्यू है करीब करीब 4.50 करोड़। और दूसरा जो ऑर्डर है वो है आपका MP में, और उसकी वैल्यू है करीब करीब 6.37 करोड़। तो ये बात होगी अपना ध्रुव कंसल्टेंसी की। उसके बाद बात करेंगे महिंद्रा EPC। तो महिंद्रा EPC को जो ऑर्डर मिला है वो है 11.79 करोड़ का, और इनको ऑर्डर मिला हुआ है गवर्नमेंट का जो इरिगेशन डिपार्टमेंट होता है ना वहीं से। और ये शायद 2 दिन पहले भी या 3 दिन पहले भी इनको एक छोटा सा ऑर्डर सेम वैल्यू का, करीब करीब सेम वैल्यू का एक ऑर्डर इनको और मिला था। उसके बाद बात करेंगे क्यूपिड लिमिटेड को
42 करोड़ का ऑर्डर मिला हुआ है, और ये ऑर्डर इनको मिला हुआ है वो है तांजानिया गवर्नमेंट की ओर से मेल कॉन्डम सप्लाई का ऑर्डर इनको क्यूपिड को मिला हुआ है। तो ये बात होगी क्यूपिड की। और उसके बाद बात करेंगे तो प्रोडक्ट लॉन्च की बात करेंगे, ये जाइडस। तो जाइडस लाइफ साइंसेस ने अपना जो साउथ के स्टेट से, जैसे तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, वहाँ के लिए उन्होंने एक नया वैक्सीन लॉन्च किया हुआ है इन्फ्लुएंजा का। मतलब ये मोस्टली सीजन के हिसाब से आते हैं, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन होते हैं ना, वो सीजन के हिसाब से आते हैं। अपने जैसे वेस्टर्न रीजन में देखो तो अप्रैल एंड या तो मई का फर्स्ट वीक के आजू बाजू में आपको मिलता है, ठीक है। तो ये इन्होंने वहाँ के लिए लॉन्च किया हुआ है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। और मोस्टली ये वैक्सीन इन्फ्लुएंजा के जो आते हैं ना, वो फॉरेन कंपनी के, मतलब MNCs के ही होते थे। पर हाँ, ये जाइडस अपना इंडियन कंपनी है और इन्होंने ही लॉन्च किया हुआ है, तो ये अच्छी बात है। उसके बाद बात करेंगे इन्फोसिस की। तो इन्फोसिस ने लॉन्च किया हुआ है ओपन सोर्स रिस्पॉन्सिबल AI टूल किट। तो इसका यूज़ केस क्या है अपने को आइडिया नहीं है, तो जो IT में है वो समझ पाएंगे अच्छे से। पर ये लॉन्च था तो बताना ज़रूरी था, इसके लिए मैंने ये मेंशन किया हुआ है। और आज आखिर में एक बात करेंगे कि एविएशन सेक्टर। तो एविएशन सेक्टर में क्या माना जाता है कि हिस्टोरिकली माना गया है कि पैसा बनता नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो बोलते कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है और दबा के पैसा लगता है पर पैसा निकलता नहीं है, ठीक है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कल रिजल्ट आया स्पाइस जेट का, और वहाँ पे उन्होंने थोड़ा टर्न ऐसा एक साइन दिया हुआ है कि यहाँ पे टर्न अराउंड हो सकता है, होगा नहीं होगा पता नहीं, हो सकता है, ऐसा प्रोबेबिलिटी दिख रही है। एटलीस्ट 2-5%, 10% की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि इंडिया में जो हिसाब से एयरलाइन ट्रैवल बढ़ रहा है ना, वो हिसाब से, और जो कंपटीशन बहुत कम है, उसके हिसाब से मेरे को लगता है कि यार इनको थोड़ा सा भी मार्केट शेयर मिल जाएगा और तो ये भी सर्वाइव कर सकते हैं अच्छे से। और दूसरी बात करेंगे कि आप जैसे हिस्टोरिकली बोल रहे हैं कि भाई एविएशन सेक्टर में पैसा नहीं बना, पर मेरा ऐसा मानना नहीं है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस जब से है, मैं मार्केट में मेरे को हो गया कम से कम 17-18 साल, ठीक है। तो मैंने इंडिगो का IPO से देखा हुआ है, ठीक है, मैंने स्पाइस जेट देखा हुआ है, ठीक है, मैंने किंगफिशर देखा हुआ है, सब देखा हुआ। पर जो इंडिगो की बात है ना, वो इंडिगो की बात ऐसी है कि जो इंडिगो ने किया वो किसी ने नहीं किया। इंडिगो ने क्या किया, तो आपको इन्होंने छोटा सा बदलाव किया था, कुछ नहीं किया था। मुझे लगता है जो उनके ये CEO थे घोष बाबू, तो घोष बाबू के टाइम पे ही हुआ था शायद ये। उन्होंने नहीं, मतलब वो स्टार्ट में ही थे, तब से ही हुआ है। मतलब जब कंपनी लॉन्च हुई, कंपनी बनी, या फिर उन्होंने जब फर्स्ट यहाँ पे फ्लाइट चालू किया ना, तब से ही उनका यही था, उनका मोटो यही था, या फिर उनका जो सोच था वही यही था कि हमें एक ही कंपनी का एक ही फ्लाइट, एक ही एरोप्लेन यूज़ करना है। मतलब कि भाई आपको, उनके पास आपने देखा होगा तो उनका है ना मॉडल 320 NE या ऐसा कुछ, नियो या NE ऐसा कुछ तो है, ठीक है। तो आप देखोगे ना तो उनके पास सारे के सारे एरोप्लेन एक ही कंपनी का, एक ही मॉडल का एरोप्लेन है। तो उससे क्या होता है कि आपको ट्रेनिंग सेंटर एक ही रखना है, ठीक है, ट्रेनर का कोच, जो ट्रेनर्स होते हैं तो ट्रेनर्स का भी एक ही टीम रखना है, ठीक है। ये बात हो गई ट्रेनिंग की। उसके बाद आपको मेंटेनेंस की बात करेंगे, तो मेंटेनेंस के लिए भी आपको जो मैकेनिक्स को ट्रेनिंग देनी है वो भी आपको एक ही सेंटर पे करनी है, ठीक है। उसके बाद आपके स्पेयर पार्ट, तो आपको एक ही प्रोडक्ट, यानी कि आपको एक ही कंपनी के, एक ही मॉडल के एरोप्लेन के ही स्पेयर पार्ट्स आपको रखने हैं वहाँ पे, ठीक है। मतलब आपका क्या हो गया कि आपका इन्वेंट्री का कॉस्ट कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपका जो पैसा ब्लॉक होता है ना वो कम हो जाएगा। और आपको पता है कि जो एयरलाइन इंडस्ट्री है ना, सबसे ज़्यादा ब्लॉक पैसा कहाँ पे होता है, इंजिन्स में। तो और इंजिन्स की वैल्यू काफ़ी बड़ी होती है, ठीक है। तो ये बात हो गई इनकी मैनेजमेंट की, मतलब किस हिसाब से इन्होंने ये कॉस्ट मैनेजमेंट किया था, ठीक है। और दूसरी बात ये होती है कि आपके पास समझ लो 5 अलग अलग कंपनी के एरोप्लेन्स है, ठीक है। 5 अलग अलग कंपनीज के हैं, तो आपको 5 अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर रखने हैं। अभी समझ लो आपके पास
पांच अलग अलग कंपनी के ट्रेनिंग सेंटर भी है, सब कुछ है, पर आपके पास कोई एक प्लेन ऐसे ही स्पेयर खड़ा है, पर आपको वो चलाने वाला कोई पायलट नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने जो ट्रेन किए थे वो पायलट तो सारे सारे चला रहे, आपके पास एडिशनल कोई पायलट है नहीं, तो आपको उसको वापस ट्रेनिंग दो और तब जाके वो ये फ्लाइट उड़ाएगा। तो ये सारे छोटे छोटे इशू लग रहे हैं अपने को, पर वो काफ़ी बड़े इशू होते हैं। तो और यहाँ पे क्या होता है इंडिगो के साथ कि आपके पास भाई इंडिगो के कोई भी पायलट इंडिगो का कोई भी प्लेन उड़ा सकता है, मतलब उड़ा सकता है, मतलब उड़ा उसको ट्रेन किया गया है, उसने वो चीज़ की ट्रेनिंग ली हुई है, ठीक है। तो ये बेनिफिट मिला है और मेरे को लगता है सिर्फ और सिर्फ इस बात को लेके इंडिगो ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है। और यस ऑब्वियसली टेलविन तो है ही है कि भाई इतना बड़ा इकोनॉमी है, इतना बड़ा कंट्री है अपना, 140 करोड़ पब्लिक बोल रहा है, 140 करोड़, मैं तो बोलता हूँ उससे भी बड़ी अपनी जनसंख्या होगी। तो इतने बड़े देश में प्लेन की आप जो संख्या यानी कि काउंट करो ना, तो बहुत छोटे से होते हैं, बहुत छोटी अमाउंट नंबर ऑफ प्लेन्स बहुत कम है, और एयर ट्रैवलर फिर वो हिसाब से भी बहुत कम है। तो अभी भी उनके पास ग्रो करने का बहुत चांस है। यहाँ पे ग्रो नहीं, यहाँ पे बोलना ज़रूरी है, उड़ने का बहुत बड़ा चांस है, ठीक है। पर चलो यहाँ पे ये बात ख़त्म करेंगे। और या जो ये बात यहाँ से निकली थी स्पाइस जेट से, तो यहाँ पे मेरे को सिर्फ प्रोबेबिलिटी दिख रही है, और प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, 2% 5% की, कि यहाँ पे टर्न अराउंड हो सकता है। पर यहाँ पे मैंने कोई स्टॉक को बाय या सेल के लिए रिकमेंड नहीं किया हुआ है, ना उसके लिए मैंने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए ही यहाँ पे जो स्टॉक्स की बात किया हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। तो ये डिस्क्लेमर हमेशा रहेगा कि यहाँ पे बात किए हुए कोई भी स्टॉक्स में आपको ट्रेड करना है या फिर इन्वेस्ट करना है, तो आपको ये डिसीजन आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके ही लेना चाहिए, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम यहाँ पे कोई स्टॉक बाय या सेल रिकमेंड नहीं करते। चलो बाय बाय, गुड नाइट, कल मिलेंगे।